चलें ध्यान देते हैं। आज आप जानते हैं 15 अगस्त 2023, इससे जस्ट पहले का दिन है 14 अगस्त 2023 और 14 अगस्त को क्या हुआ है इससे आप सभी जानते हैं, लेकिन हम इसको भारत विभाजक विभीषिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? तो इसकी कहानी ठीक है। आइए इतिहास के पन्नों में महत्वपूर्ण रूप से हम जो चल रहे थे उसकी हम बात करते हैं। मैंने कल सीखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते हमने कहाँ तक आ गए थे, इसमें मैंने बताया था कि गांधी इरविन समझौता होना था। आज हम उसी की बात कर लेते हैं, गांधी इरविन समझौता। क्योंकि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया तो क्यों? क्योंकि कोई भी घटना होती है तो हर घटना का कोई ना कोई रीजन होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया तो क्यों? और सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य रूप से देखा जाए तो अहम रूप से भूमिका पेशावर कांड की होती है, जो एक नाम है चंद्र सिंह गढ़वाल के नेतृत्व में ये घटना होने से बच जाती है और इन्हें शहादत के रूप में हम यानी शहीद के रूप में याद रखते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली को। ठीक है। इसके बाद उसी के पैरेलल मैंने सीखा था कि लंदन में जेम्स पैलेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा था और उसी समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था, आप जानते हैं, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। समझ पा रहे हैं? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, इनके नेतृत्व में यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके लिए मुख्य उद्देश्य था भारत की समस्याओं को जानना और उन पर विश्लेषण देना। ठीक है। जिनमें से प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 अर्थात 1930 में आयोजित की गई, इसमें कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ, जिसके चलते वहाँ के जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है, भारत के तत्कालीन वायसराय, ठीक है, हम इरविन की बात करते हैं, इनको एक पत्र लिखा और लिख करके इनको धमकी भरा पत्र था कि आप चाहे जैसे किसी भी हाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि को यहाँ पर अर्थात जेम्स पैलेस जरूर भेजें। इस प्रकार से जो इरविन होता है वो दहशत में आ जाता है और दहशत के चलते वो परेशान होता है और परेशान होते होते वो करे भी तो क्या करे। इस बार अर्थात 1931 का समय हो चलता है। इस समय किसी न किसी व्यक्ति को कांग्रेस का प्रतिनिधि बना करके भेजना ही है, जिसके लिए एक महत्वपूर्ण नाम है कांग्रेस के, जो नाम है तेज बहादुर प्रताप सप्रू। क्या नाम है? तेज बहादुर प्रताप सप्रू। तेज बहादुर प्रताप सप्रू। और एक नाम है एम.आर. जयकर। ये एम.आर. जयकर और तेज बहादुर प्रताप सप्रू, इन लोगों को इरविन अपने यहाँ पर आमंत्रित करता है और आमंत्रित करने के पश्चात उनसे मुख्य रूप से वार्ता करता है और इस वार्ता के चलते बताता है कैसे भी ये काम करना है। तो सभी कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को भेजने का फैसला लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी से अगर पता लगे किसने बताया था, तेज बहादुर प्रताप सप्रू और एम.आर. जयकर ने बताया था। इस प्रकार से समस्त कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को भेजने का फैसला किया कि जाएंगे तो महात्मा गांधी ही जाएंगे। इस प्रकार से जो इरविन था और परेशान होता है, तभी महात्मा गांधी की शर्त होती है कि जाइए बता दीजिए जाकर के इरविन से कि यदि मेरी जो 11 सूत्री मांगे थी उनमें से अधिकांश मांगे अगर पूरी की जाती हैं तभी हम जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी नौकरी का सवाल था और इस प्रकार से मानना लाजमी था। इस प्रकार से गांधी को आमंत्रित किया गया और आमंत्रित किया गया तभी उसी समय उसी के बीच जो समझौता हुआ, उसी समझौते को हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट हम इस नाम से जानते हैं और ये संपन्न हुआ था 5 मार्च 1931। कब संपन्न हुआ? 5 मार्च 1931 को यह संपन्न हुआ था। जब ये दोनों लोग बैठ करके महात्मा गांधी और इरविन बात कर रहे थे, तभी भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध
जो देश की आज़ाद भारत की प्रथम राज्यपाल बनती हैं या प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं, उनका नाम होता है श्रीमती नायडू अर्थात श्रीमती सरोजिनी नायडू। इन्होंने गांधी और इरविन के मिलन को दो महात्माओं का मिलन कहा है। क्या कहा है? ध्यान रहे, वनडे के एग्जाम के लिए दो महात्माओं का मिलन किसने कहा है? तो सरोजिनी नायडू जी ने कहा है। इस प्रकार से गांधी ने अर्थात महात्मा गांधी ने इरविन के संग महत्वपूर्ण रूप से अपनी वही 11 सूत्री मांगे रखी और उन 11 सूत्री मांगों में मुख्य बात थी, कौन सी थी? तो मुख्य बात थी उस समय भारत के लाहौर सेंट्रल जेल में कैदी या मुख्य रूप से कैद है, उनका नाम है शहीद-ए-आजम भगत सिंह और अन्य लोग दो अर्थात राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इसमें क्या है? बंदी के रूप में है अर्थात एक क्रांतिकारी थे जो बंदी के रूप में यहाँ पर थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है। महात्मा गांधी के द्वारा जब कही जाती है कि हमारी बातों को माना जाए, और इसमें मुख्य अहम बात थी कि सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएं। क्या? सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए जाएं। लेकिन आप समझ सकते हैं क्रांतिकारी और राजनीतिक कैदी दोनों में बड़ा अंतर है। राजनीतिक कैदी वे हैं जो आंदोलन के चलते गिरफ्तार हुए थे, उन्हें राजनीतिक कैदी कहा जाता है। समझ जाएंगे ना? लेकिन जो ये तीन लोग थे, ये तीन महत्वपूर्ण रूप तो क्रांतिकारी थे ना, लेकिन इसमें पूछा गया था कि आपका विचार, जब जनता ने पूछा था कि महाराज मुख्य रूप से तो जो भगत सिंह एंड इन अन्य लोग हैं, यानी भगत सिंह, इन लोगों को के विषय में क्या विचार है, तब जनता के दबाव के कारण इसमें से गांधी जी का मत था कि उनके अपने विचार हैं, उनका फैसला मैं नहीं ले सकता जब तक उनसे पूछूंगा नहीं। ठीक है। इस प्रकार से महात्मा गांधी अपना प्रतिनिधि बना करके भारत सचिव, उनका नाम होता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता को भेजा जाता है भगत सिंह के पास, और इसमें इरविन ने एक माफीनामा दिया था अर्थात माफी भरा पत्र दिया था। उस पर भगत सिंह को केवल सिग्नेचर करना था। उसमें यही बातें लिखी थी कि मैंने जो गलत किया है इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ एंड और कुछ। लेकिन आप समझ सकते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए या अपने देश के लिए या स्वयं को बचाने के लिए किया गया कृत्य वो गलत नहीं होता है, क्योंकि जब हम आप जीवित ही नहीं रहेंगे, हमारा आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ऐसे मतलब का क्या मतलब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से भगत सिंह का जब फिरोज शाह मेहता भगत सिंह के संग पहुँचते हैं तो भगत सिंह से बात बताते हैं, तो भगत सिंह का यही से मत था कि इनका कहना था यदि आज हम इस माफीनामा पर सिग्नेचर करके हम स्वयं को तो बचा लेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी नवयुवक देश की रक्षा में आगे निकलकर नहीं आएगा। समझ जाएंगे? अर्थात भगत तो बच जाएगा लेकिन भगत की भक्ति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये इनके शब्दावलियां थी, किसकी? भगत सिंह की। फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा जाता है कि एक बार पुनः सोच लीजिए, लेकिन फिर भी उनके यही शब्द रहते हैं और इन्हीं शब्दांशों को आकर के इरविन और गांधी के संग रख दिया जाता है। इस प्रकार से ये बात यहाँ से समाप्त हो जाती है और अब गांधी जाने के लिए तैयार हुए, और तैयार होने के बाद बात तो वही है कि मेरे पास जाने के लिए खर्च नहीं है तो किया क्या जाए। तो इरविन ने गांधी को अपने निजी खर्च पर इनको SS राजपूताना जहाज से लंदन की ओर अर्थात लंदन क्या किया गया था? रवाना किया था। तो ध्यान रहे महात्मा गांधी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? तो नाम है SS राजपूताना। इस जहाज का नाम याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान से याद रखेंगे जेम्स पैलेस। कहाँ पर? जेम्स पैलेस। और इस समय यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। और याद रहे 1945 में यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था तब ब्रिस्टल चर्चिल वहाँ का प्रधानमंत्री था, और जब हमारे देश में आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की आज़ादी के समय क्लेमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से सवाल आता है महात्मा गांधी जब वहां पहुंचते हैं लंदन में लुंगी ओढ़कर, तो इनको बैठाया कहां पर गया? तो जेम्स पैलेस में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था और इनको ध्यान रहे
क्या नाम है, किंग्स ले पैलेस या किंग्सले हॉल में इन्हें ठहराया गया था। कहाँ ठहराया गया था, तो किंग्सले हॉल या किंग्सले पैलेस में इन्हें ठहराया गया था। और उसके बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब आरंभ होता है तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सभी लोग जो भारत के अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे महिलाओं की तरफ से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने गई थी श्रीमती नायडू, दलितों, पिछड़ों, एसटी, इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे डॉक्टर अंबेडकर, सिखों आदि सब लोगों के जो नेता गए थे, ये सब लोग अपनी अपनी ही बात कर रहे थे। अपनी अपनी बात के मतलब सभी अपने अपने संप्रदाय की बात कर रहे थे। कोई जात की बात कर रहा है, कोई वर्ग की बात कर रहा है, कोई अपने जेंडर की बात कर रहा है, रक्षा की, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो देश रक्षा या देश की आज़ादी की बात कर रहा हो। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन महात्मा गांधी की बात को कोई भी न समझ पाया, कोई भी यानी हर व्यक्ति ने समझने से इनकार कर दिया। और इस प्रकार से महात्मा गांधी वहीं से लुंगी ओढ़ करके पुनः चल देते हैं। और जब चल देते हैं तो वहीं पर चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर कहता है। इसकी बात हम अभी करते हैं। जैसा कि अभी उम्मीद करते हैं जो भी चला होगा वो बहुत बेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता, जब गांधी इरविन समझौता हो गया तो गांधी इरविन समझौता को श्रीमती नायडू जी ने क्या कहा है, दो सन्यासियों या दो महात्माओं का मिलन कहा है। लेकिन इसी पर व्यंग्य कसते हुए कुछ लोगों ने और विशेष बात कही है। एक नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा है इस संबंध में यह एक युग प्रवर्तन घटना है। कहने का मतलब कि अगर ये फैसला हो गया है, गांधी इरविन समझौता हो गया है, तो ये पूरे युग को परिवर्तित कर देने वाली एक घटना है। इसको कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा है। कभी बड़ी परीक्षाओं में बैठेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, नेट वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं, सीधे कथन आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो एक युग प्रवर्तक घटना किसने कहा है, तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। उसके बाद है अगला है जो नेहरू और यानी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने कहा है कि गांधी ने पूर्ण स्वराज को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया है। इसका मतलब आप जानते हैं कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कराची लाहौर अधिवेशन में रखा था। तो लाहौर अधिवेशन में किसने रखा था, आप समझ सकते हैं, पंडित नेहरू ने रखा था, ठीक है। और आप समझ सकते हैं इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन दोनों लोगों की विचारधारा एक होती है, बस कहीं कहीं पर थोड़ा सा अलगाववादी बात करेंगे। तो भैया नेहरू और बोस ने क्या मत क्या था कि गांधी ने पूर्ण स्वराज को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया है। और उसी समय एक यूएस यानी यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स का एक पत्रकार थे, उनका नाम था कैंपबेल जॉनसन। क्या नाम था, कैंपबेल जॉनसन। इन्होंने कहा है इसमें जरूर से जरूर गांधी को कोई ना कोई लाभ हुआ है। क्या कहा है, इसमें कहा है कि गांधी को कोई ना कोई जरूर से जरूर लाभ हुआ है, जिससे यह एक सांत्वना भरा पुरस्कार को स्वीकार कर लिया है। किसने कहा था, यानी कैंपबेल जॉनसन ने कहा कि गांधी को लाभ हुआ है, इसलिए इन्होंने यह सांत्वना भरा पुरस्कार स्वीकार कर लिया है। उम्मीद करते हैं ये समस्त जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से हम अब बात करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है। आगे बने रहिए, इसे काट दीजिए।